कहानी की शुरुआत में हम एक माइनिंग स्पेसशिप बोरियलिस को स्पेस में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जिसमें पूरा क्रू क्रायोपॉड्स में सो रहा था क्योंकि उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी 4 साल बाकी थे। अचानक एक एस्ट्रॉइड शिप से टकरा जाता है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है और अलार्म बज उठता है। एक क्रायोपॉड में एंडी जमीन पर अपने परिवार का सपना देख रहा होता है कि तभी वो जाग उठता है। तभी शिप का एआई अनाउंस करता है कि शिप में एक होल हो गया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। अब मैकेनिकल आर्म्स एंडी के आसपास एक खास सूट बनाने लगती है, जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई और अपना एआई मौजूद था। फिर इमरजेंसी लॉन्च एक्टिव हो जाता है और सभी क्रायोपॉड्स बोरियलिस से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर तो सेफली निकल जाते हैं, पर कुछ क्रायोपॉड्स छोटे मोटे धमाकों में फंस गए थे। अचानक स्पेसशिप के अलग अलग पार्ट्स जल उठते हैं। रोबोटिक आर्म्स एंडी के सिर के आसपास एक हेलमेट बना देती है। तभी क्रायोपॉड्स के थ्रस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो नजदीकी ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ग्रेविटी पुल इतना ज्यादा होता है कि क्रायोपॉड्स डेंजरस स्पीड से गिरने लगते हैं। कुछ क्रायोपॉड्स आग पकड़कर उतरते समय ही फट जाते हैं। एंडी का पॉड अपने विंग्स को खोलता है, लेकिन वो टूटने लगते हैं और पॉड अपने थ्रस्टर्स खो देता है। एंडी एक ऊंचे इलाके में क्रैश कर जाता है, जहां कठोर जमीन पर वो कुछ सेकंड तक स्लाइड करता है और आखिरकार मिट्टी के ढेर से टकरा कर रुक जाता है। एंडी बेहोश हो जाता है और कुछ समय के लिए अपने परिवार का एक सीन देखता है। इससे पहले कि वह होश में आए, उसका यही सोचता है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन एंडी तुरंत डिफिब्रिलेटर को बंद कर देता है। फिर एंडी बाहर की ओर देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो एक सुनसान जमीन पर फंसा हुआ है। जब वो रेडियो ट्राई करता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अचानक पॉड हिलता है और एआई वार्निंग देता है कि वो अनस्टेबल इलाके पर है और उसे तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब एंडी पॉड खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। फिर वो सर्वाइवल किट चेक करने लगता है, पर उसमें फ्लेयर गन नहीं मिलती क्योंकि उसकी रैंक बहुत लो थी। अब एंडी क्रायोपॉड के दरवाजे पर फायर एक्सटिंग्विशर को मारता है, जिससे आखिरकार ग्लास टूट ही जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉड झुक जाता है और वो दोबारा अंदर गिर जाता है। तभी टूटा हुआ ग्लास उसके सूट को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन लीक होने लगती है। पर वो रिपेयर स्प्रे का यूज करके जल्दी से सील कर देता है। इसी दौरान इंजन शॉर्ट सर्किट करता है और उसकी सीट के पीछे एक छोटी सी आग लग जाती है। अपने बेटे का टॉय पकड़ते हुए वो थोड़ी मिट्टी हटाकर धुएं से भरे क्रायोपॉड से आखिरकार बाहर निकल आता है। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है, वो बोरियलिस को आसमान से गिरते हुए देखता है, जो आग की लपटों में लिपटा होता है और आखिरकार बहुत दूर पर एक बड़े ब्लास्ट के साथ क्रैश करता है। इस झटके से एंडी नीचे गिर जाता है। एंडी को यह देखकर यकीन नहीं होता, पर फिर वो जल्दी से उठकर याई से इंफॉर्मेशन मांगता है। उसे पता चलता है कि शिप अपने डेस्टिनेशन के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था और अब वो एक अनजान एरिया में फंसे हैं। इसके बाद एंडी दूर एक रोशनी को देखता हुआ वो वहां तक पहुंचने के लिए चलना शुरू करता है और रेडियो पर अन्य बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसे बोरियलिस का आधा जलता हुआ हिस्सा और एक सेफ पॉड मिलता है। वो पॉड खोलता है और एक ऑक्सीजन टैंक लेता है, पर अचानक एक डेड क्रू मेंबर की बॉडी गिर जाती है। करीब से चेक करने पर वो देखता है कि ऑक्सीजन टैंक टूटा हुआ है। पॉड पर खून और निशान देखे बिना एंडी आगे बढ़ जाता है। कुछ मिनटों बाद वो ताकतवर हवा में एसओएस लाइट्स का एक सिग्नल देखता है, जिसे ड्वेन ने सेटअप किया है, जो एक और सर्वाइवर है। ड्वेन ने पहले से ही कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिए थे और वो एंडी को बताता है कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच से एक शॉर्टकट लिया था, जिस वजह से ये हादसा हो गया। ड्वेन एक एसओएस मैसेज जमीन पर भेजने की कोशिश कर रहा है, जो 8 महीने में पहुंचेगा और अगर रेस्क्यू टीम एक फास्ट शिप का यूज करे तो वो उन तक 2 साल में पहुंच सकते हैं। एंडी ये सुनकर उम्मीद खोने लगता है, पर ड्वेन सजेस्ट करता है कि शायद बोरियलिस के दूसरे आधे हिस्से में सप्लाईज मिल सकती हैं। जैसे ही एंडी पीछे हटता है, वो गलती से मशीन को अनप्लग कर देता है और उसे ठीक करने के लिए मुड़ता है। तभी एक मिस्टीरियस क्रीचर आता है और ड्वेन को पकड़कर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जब तक एंडी पीछे मुड़ता है, वो अकेला होता है। मैसेज भेजने के बाद एंडी ड्वेन की गन ले लेता है और एआई उसे याद दिलाता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल लो है। एंडी उसे बोरियलिस के सबसे बड़े हिस्से के रास्ते को सेट करने के लिए कहता है और किसी अन्य सर्वाइवर के लिए लगातार रेडियो चेक करते हुए चलने लगता है। आखिरकार वो एक चट्टान के किनारे पर पहुंचता है, जहां एआई बताता है कि उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अपने परिवार को याद करते हुए वो निराशा में चिल्लाता है। तभी रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, जो नाओमी की होती है, पर अचानक सिग्नल वीक होने लगता है। तो एंडी यहाँ वहां मूव करता है ताकि उसकी आवाज क्लियर सुनाई दे। नाओमी बताती है कि अपने पॉड में फंसी है और उसने क्रू के ट्रैकर्स को खोजना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से वो बताती है कि बस हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और वो एंडी को अपना लोकेशन भेजती है, पर एआई उसे वार्निंग देता है कि उसका इलाका अनस्टेबल है और हो सकता है कि एंडी के पास वहां पहुंचने के लिए काफी ऑक्सीजन ना हो। हिचकिचाते हुए नाओमी उसे रिस्क लेने के लिए राजी करती है और कहती है कि उसके पास दोनों के लिए काफी ऑक्सीजन है। अगले कुछ घंटों तक एंडी नाओमी से बात करते हुए चलता है। अचानक वो एक अजीब आवाज सुनता है और एआई से एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, पर वो फंक्शन काम नहीं करता। नाओमी एआई मॉडल को पहचान कर कहती है कि ये एआई तो ओल्ड वर्जन का है, शायद ये कंपनी का एक और कॉस्ट कटिंग का तरीका है। अब रात हो जाती है और एंडी को संभल कर चलना पड़ रहा था क्योंकि उसके हेलमेट की लाइट ज्यादा तेज नहीं थी। वो रुकता है और उसे कुछ दिखाई देता है, पर उसे लगता है कि यह उसकी इमेजिनेशन मात्र है। थोड़ी देर बाद उसके पैर के पास कुछ पत्थर लुढ़कने लगते हैं और उसे अजीब आवाजें
आने लगी हैं। जल्दी ही उसे जमीन में कुछ अजीब छेद मिलते हैं और वो उन्हें फॉलो करने लगता है। तभी उसे एक बड़ा छेद मिलता है जो जालों से ढका हुआ था और उसे समझ में आता है कि छोटे छेद पंजों के निशान हैं। एंडी घबराकर तेजी से चलने लगता है और देखता है कि एरिया में और भी ज्यादा जाले हैं। बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और गर्जन जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी कुछ बड़ा उसके करीब से निकलता है तो एंडी छिप जाता है और अपने हेलमेट की लाइट को बंद कर लेता है। तभी नाओमी का स्कैनर अचानक कई क्रू ट्रैकर्स दिखाता है जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, पर उनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एंडी अपने एआई को उनसे लिंक करता है। नाओमी बताती है कि वो बिल्कुल उसके सामने है, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाता। फिर एंडी एक फ्लेयर को आसमान में शूट करता है और उसकी रोशनी में उसे एक बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। दरअसल इन्हीं मकड़ियों ने पूरे क्रू को खा लिया था और वो ट्रैकर अब इनके पेट में थे। अब क्योंकि एंडी की बंदूक काम नहीं कर रही थी, वो उसे देखकर बहुत डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। वो मकड़ी भी उसका पीछा करने लगती है और लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एंडी लगातार जमीन के नीचे भागता रहता है और ऊपर वो मकड़ी उसका पीछा कर रही थी। एंडी मकड़ी के किए जा रहे सभी हमलों से बचता रहता है, लेकिन उससे बचने के चक्कर में पहाड़ी के किनारे को नहीं देख पाता और वहां से नीचे गिर जाता है। वो काफी तेजी से नीचे गिरता है लेकिन बच जाता है। मकड़ी ऊपर से उसे देखती है, वो काफी तेजी से दहाड़ती है पर नीचे नहीं आती। ये सब देखकर एंडी काफी डर गया था, लेकिन नाओमी उसे समझाती है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। गिरने की वजह से उसके सूट में एक और छेद हो गया था, इसीलिए एंडी उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपने पूरे स्प्रे का इस्तेमाल करके उस छेद को बंद कर देता है। उसी वक्त ड्वेन की आवाज रेडियो पर मदद मांगते हुए सुनाई देती है, क्योंकि वो अभी जिंदा था और वो कई सारी मकड़ियों से लड़ रहा था। नाओमी चाहती है कि एंडी उसकी मदद करे, लेकिन एंडी काफी डरा हुआ था। वो उन मकड़ियों से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन एंडी उसकी बात तब मान जाता है जब नाओमी उससे कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन होगी। अब इसीलिए एंडी जब उन दुर्घटनाग्रस्त पोर्ट्स के पास जाता है तो वो ड्वेन के छोड़े हुए फ्लेयर्स को ढूंढ लेता है। वो उनका पीछा करता है और ड्वेन को देख लेता है। यहाँ आकर एंडी देखता है कि एक मकड़ी ड्वेन पर हमला कर देती है, जिससे वो डर कर वहीं छिप जाता है। रेडियो पर एंडी को पता लगता है कि इस हादसे में ड्वेन मारा गया। वो बचने की उम्मीद में एक पोर्ट के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन पास में ही एक दूसरी मकड़ी भी उन लोगों की बॉडीज को खा रही थी। अब नाओमी इन मकड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए अपने पोर्ट में आर्टिफिशियल आवाज और लाइट को चालू करती है, जिससे उस मकड़ी का ध्यान भटक जाता है और एंडी को वहां से भागकर एक दूसरे पोर्ट में छिपने का चांस मिल जाता है। फिर नाओमी उस दूसरे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे पोर्ट को एक्टिव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गलती से एंडी के पोर्ट की ही लाइट चालू हो जाती है। एंडी को यहाँ पर पोर्ट में एक बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। इतने में ही नाओमी बाकी पोर्ट की भी लाइट एक्टिव कर देती है। अब जब दोनों मकड़ियों का ध्यान भटक जाता है तो एंडी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही ये मकड़ियां भी समझ जाती हैं कि ये कोई जाल है, इसलिए वो एंडी का पीछा करना शुरू कर देती हैं। जब एंडी एक मिस्ट वाले एरिया में आ जाता है तो वो मकड़ियां यहाँ से वापस चली जाती हैं। वहीं नाओमी के पैर अपने क्रायोपोड्स में फंसे हुए थे, वो उन्हें महसूस नहीं कर पा रही थी। नाओमी को पैनिक अटैक आने लगता है, इसलिए एंडी उसे शांत करने के लिए वही गाना गाता है जो वो अपने बेटे के लिए गाया करता था। खैर, अब इसके बाद एंडी आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। एक जुगनू आकर उसके हेलमेट पर बैठ जाता है और अचानक से लाल हो जाता है। वो उस पर हमला कर देता है। हालांकि वो अकेला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन बाकी के जुगनू भी अब लाल हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, इसलिए एंडी दौड़कर उनसे आगे चला जाता है। हालांकि यहाँ पर जब एंडी को एक गुर्राने की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि वो जुगनू भी किसी चीज से डरे हुए थे। तभी जमीन फाड़कर एक बड़ा राक्षस एंडी को अपने मुंह में ले लेता है। अब वो मॉन्स्टर एंडी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता है। एंडी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहता है मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, जिससे एंडी को एक जोरदार बिजली का झटका दिया जाता है। इसलिए वो राक्षस डर के मारे एंडी को बाहर उगल देता है। अब इससे वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में होता है और वो एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एंडी एक पेड़ के तने जैसी दिखने वाली चीज के अंदर चला जाता है और जुगनुओं के छत्ते में पहुंच जाता है। इससे वो सभी जुगनू लाल हो जाते हैं और एंडी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए एंडी भागकर सुरंग से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर एंडी का एआई सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन बोरियलिस तक पहुंचने के लिए तो पूरा हो सकता है, लेकिन नाओमी तक पहुंचने के लिए नहीं। अब नाओमी भी उससे कहती है कि तुम्हें जहाज पर ही जाना चाहिए, लेकिन अब एंडी हार मानने से इनकार कर देता है और वो नाओमी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। जल्द ही उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और उसे परेशानियां होने लगती हैं। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन एक बार फिर से आगे बढ़ने की ताकत जुटाकर वो आगे बढ़ता है और आखिरकार नाओमी के पोर्ट तक पहुंच जाता है। वो तुरंत ही एंडी को अपने पोर्ट के अंदर ले लेती है और अंदर आकर एंडी फिर से चैन की सांस लेता है। इसके बाद एंडी नाओमी के फन से पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो टूल किट में कुछ औजार देखता है। वो उनमें से एक का उपयोग करके नाओमी के पैर बाहर निकाल लेता है, जो कि एकदम सही सलामत बाहर आ गए थे। हालांकि अभी उनमें थोड़ा दर्द जरूर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन दर्द की वजह से नाओमी के लिए चलना मुश्किल था। इसलिए एंडी उसके लिए एक स्प्रिंग बनाता है। जब नाओमी एंडी की बंदूक की जांच कर रही होती है, तभी मकड़ियों का एक झुंड इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिस वजह से ये दोनों उनसे बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मकड़ियां इन्हें पकड़ पाती, नाओमी
और एंडी बोरियलिस के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ अच्छी हालत में दिख रहा था। अब ये दोनों तेजी से उसकी तरफ भागते हैं और नाओमी गिर जाती है, इसीलिए एंडी उसकी आगे जाने में मदद करता है। मकड़ियां लगातार इनके करीब आती जा रही थी, लेकिन इस बीच ये दोनों भी गिर जाते हैं। तभी जैसे ही एक मकड़ी इन्हें पकड़ने वाली होती है, नाओमी एक फ्लेयर जलाती है, जिससे वो मकड़ी उस फ्लेयर के पीछे भाग जाती है। वो बाकी मकड़ियों का भी ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरी फ्लेयर जलाती है। अब नाओमी को आगे बढ़ते हुए कंट्रोल पैनल पर परेशानी होने लगती है और मकड़ियां लगातार इनके करीब आ रही होती हैं। जैसे ही एक मकड़ी अंदर आने वाली होती है, नाओमी रास्ता बंद कर देती है, जिससे वो मकड़ी उसी दरवाजे से कटकर मारी जाती है। बाकी मकड़ियां दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अब नाओमी और एंडी अंदर जांच करते हैं। काफी नुकसान हुआ था, लेकिन लाइट्स अभी भी काम कर रही थी, यानी कि बैकअप जनरेटर अभी ठीक था। साथ ही अंदर का वातावरण भी एकदम सही था, जिसका मतलब ये था कि ये लोग मदद आने तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। लेकिन यहाँ आगे इन लोगों को एक बड़ा सा खून का निशान मिलता है। उसका पीछा करते हुए ये लोग कंसोल तक पहुंच जाते हैं, जो कि आंतों और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ये दोनों यहाँ पर छिप जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एक बड़ी मकड़ी आकर अपना पेट खोलकर इंसान के अंगों और उनके हेलमेट्स को नीचे गिरा रही है। ये देखकर एंडी को उल्टी आ जाती है, लेकिन वो अपनी उल्टी निगल लेता है। खैर, वो मकड़ी इन्हें नहीं देखती और यहाँ से चली जाती है। अब ये लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊपर से एक और हैच खुलता है, जिससे एक और भी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब एंडी तुरंत ही सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नाओमी उसे डांटती है। अब हम एयरलॉक में फंस गए हैं। जैसे ही मकड़ी दाएं दरवाजे पर हमला करना शुरू करती है, एंडी बाएं दरवाजे को रॉड से तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा था। अब ये लोग हार मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंडी यहाँ पर अपनी फैमिली की एक वीडियो चलाता है और नाओमी को बताता है कि ये एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इस सब में वो अपने आप को ही दोषी मानता है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी वो चला रहा था। लेकिन नाओमी उसे डांटते हुए समझाती है, चुप करो, जो अभी तक हम जिंदा हैं वो तुम्हारी ही वजह से है। ये दोनों एक दूसरे को यह सोचते हुए गले लगाते हैं कि शायद अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी नाओमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट में जुगनुओं के एक छोटे छत्ते का गोला फंसा हुआ है। जैसे ही मकड़ी अंदर आती है, नाओमी उस गोले को मकड़ी पर फेंक देती है। अब जल्दी से ये दोनों मेन पैनल पर पहुंचकर दूसरा दरवाजा खोलते हैं और भागते हुए कार्गो की तरफ बढ़ते हैं। और तभी नोटिस करते हैं कि ये लोग एक ऊंची जगह पर पहुंच गए थे। वहीं वो मकड़ी भी अपने ऊपर से उन जुगनुओं को हटा लेती है और इनके पीछे आ जाती है। अब ये दरवाजा बंद भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मकड़ी के हमले से बचने के लिए ये दोनों उस प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाते हैं। साथ ही वो मकड़ी भी इनके पीछे कूद जाती है। वो नीचे गिरकर जल्दी से संभलती है और फिर से इनके पीछे पड़ जाती है। तब एंडी अपने पास रखा रिपेयर स्प्रे उस मकड़ी के मुंह में फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उस स्प्रे को काट लेता है, जिससे वो उसके चेहरे पर फट जाता है। इससे इन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। इसे कहती है, तुम्हें इसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एंडी जल्दी से पोर्ट्स की आखिरी लाइन तक चढ़ता है। तभी वो लाइट्स बंद कर देता है, जिससे नाओमी को एक बॉक्स के अंदर छिपने का मौका मिल जाता है। उस बॉक्स में उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी मिलती हैं। अब एंडी पोर्ट्स में चढ़कर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे जोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ नाओमी अपने शरीर से उन लाइट्स को लपेटकर बाहर निकलती है, जिससे वो मकड़ी फिर से उसके पीछे भागने लगती है। अब अपने बेटी के खिलौने को देखते हुए एंडी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलविदा कहता है। उसकी आंखों में कार क्रैश का वो आखिरी नजारा चल रहा था और तभी वो पोर्ट आकर उस मकड़ी पर गिरता है, जो कि नाओमी उस मकड़ी को यहाँ लाई थी और इससे वो मकड़ी मारी जाती है। नाओमी दौड़ते हुए एंडी के पास आती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये मारा गया। लेकिन नाओमी की रोने की आवाज सुनकर एंडी होश में आ जाता है और अब ये दोनों खिड़की की तरफ जाते हैं। सुबह हो चुकी थी और खूबसूरत सूरज की पहली किरण को उगते हुए देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और अब इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।